Today we are going to learn about chapter number 3, Fiber to Fabric. Let's start. Paheli and Buzo won the first prize in science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of clothes material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton, some were synthetics. He also had woolen muffler and shawls. There were many silk saris as well. Paheli Buzo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and cotton sari. Paheli and Buzo उनकी स्कूल में जो क्विज कंपटीशन हुई थी साइंस सब्जेक्ट में उनमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया था। तो वो बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने सोचा कि ये फर्स्ट प्राइज़ मिला है, उनसे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। और वो एक दुकान में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के वो क्लोथ्स देखते हैं तो वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दुकान में कितने सारे अलग अलग तरह के कपड़े हैं। दुकानदार उन्हें कपड़े या फैब्रिक के बारे में कैसे अलग अलग तरह के होते हैं वो समझाता है और बाद में वो सभी कपड़े को देखते हैं, जैसे कि कुछ कपड़े हैं वो कॉटन के बने होंगे, कुछ सिंथेटिक होंगे और कुछ वुलन मफलर्स एंड शॉल्स होंगी। और उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक कॉटन साड़ी और वुलन मफलर लेंगे। ओके, बाद में उन्होंने पूरी दुकान में देखा कि अलग अलग तरह के कपड़े हैं और उन्होंने उसे टच किया, जैसे कि आफ्टर their visit to clothes shop, Paheli and Buzo began notice various fabric and their surroundings. They found bed sheet, blankets, cushion, tablecloths, towels and duster were made from different kind of fabric. Even the school bags and gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify this fabric, cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabric? उन्होंने पूरी दुकान में देखा और टच किया अलग अलग तरह के कपड़ों को, जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ है शीट्स, ब्लैंकेट्स, कुशन, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स और उनकी बैग भी। वो सब उन्होंने देखा टच करके, तो उन्हें सभी में कुछ ना कुछ अलग दिखा। ओके, और फिर उन्होंने जानने की ट्राई किया कि वो अलग अलग तरह के कपड़े हैं वो कौन से फैब्रिक फाइबर में से बनते हैं, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। ओके, आपने भी कई सारे फैब्रिक्स देखे होंगे और क्या कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देन 3.1 Variety in Fabrics. Activity number 1. Visit a nearly tailoring shop. Collect cutting of fabric left over after stitching. Feel and touch each piece of fabrics. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic. After asking for help from the tailor, do you wonder what these different fabric are made of? When you look at any fabric, it seems continuously piece. Now look at it closely. What do you notice? Like figure 3.2. आप नज़दीक के टेलर शॉप में जाइए और उसके मतलब कि जो बचा हुआ कटिंग है, मतलब कि जो उसने यूज़ करके फेंक दिया है बाजू में, ओके, वो आप लीजिए और आप उसको नोटिस कीजिए अलग अलग तरह के कपड़े को इकट्ठा करके। क्या आपको यह फिगर दिखाई गई है? ऐसे ही कुछ फिगर दिखाई देगी। ओके, और क्या आपको मतलब कि जान के अच्छा भी लगेगा और आप जानने का प्रयत्न भी करेंगे कि ये अलग अलग तरह के कपड़े कैसे अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। ओके, Activity number 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity number 1. Now try to find loose thread of yarn at one of the edges and pull it out. Figure 3.3. If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? अब
एक ऐसा तरह के कपड़ा लीजिए, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है 3.3 में, और एक एक यान है जो एक एक धागा है उसे आप निकालते जाइए, और आपका नहीं निकल रहा है धागा तो आप सुई की हेल्प भी ले सकते हैं। और आप देखिए कि ये एक एक यान है, जैसे थ्रेड है, वो एक एक थ्रेड किस तरह से ये इकट्ठा सही अरेंज किया गया हुआ होता है, वो आप सोचिए। 3.2 फाइबर्स। एक्टिविटी नंबर 3, take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end the yarn with your thumb. Scratch the other of the yarn along its length with your nails as shown figure number 3.4. Do you find that this end the yarn split up into thin strands? Figure number 3.5. आपको एक धागा लेना है, थ्रेड लेना है, और उसे आपको अंगूठे से यहाँ पे फिगर में दिखाया गया इस तरह से दबाना है, और आप दूसरे हाथ से आप उस उंगलियों से, नाखून से आप दूसरी और थोड़ा सा दबाइए और खुरचिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक धागा है वो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया इस तरह से कैसे अलग अलग छोटे छोटे थ्रेड से बना गया हुआ है। ये आप ट्राई कर सकते हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many times, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. आपने कभी ट्राई किया है? जैसे कि एक सुई लीजिए और उसमें धागा परोइए। आपने फील किया हुआ है कि जब आप धागा परोते हो तब कई सारे जो एक थ्रेड है उसमें से भी कई सारे अलग अलग छोटे छोटे थ्रेड निकलते देखे होंगे। ओके, और वो छोटे छोटे थिनर थ्रेड है उसको हम उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns and further made up of fibers. Where do these fibers come from? फाइबर्स यार्न से बनते हैं और यार्न्स फर्दर फाइबर्स से बनते हैं। तो अब सोचिए कि फाइबर्स कहाँ से आते हैं? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. There are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers obtained from animals. Wool is obtained from the flesh of sheep or goat. It is also obtained from the hairs of rabbit, yak and camel. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. अब ये फाइबर्स है वो कुछ फाइबर्स हमको एनिमल्स में से मिलेंगे, कुछ हमको प्लांट्स में से मिलेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। वूल और सिल्क है वो हमें एनिमल्स में से मिलेंगे, जैसे कि रैबिट है, खरगोश, राइट, और शेप, गॉट उनके बालों में से मिलेंगे। ओके, वो वूल है। ओके, देन हमको सिल्क फाइबर मिलेंगे कुकन ऑफ सिल्क वॉर्म में से। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वेर ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. इन द लास्ट 100 years or so, fibers has also made from substances which are not obtained from plants or animals shows there are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. कई सालों से ये नेचुरल फाइबर्स है उसका यूज़ किया जाता है, पर अब कई सालों से हम जो सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं आपने देखा होगा, जैसे कि पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ऐसे फाइबर्स का भी यूज़ अब होने लगा है और होता ही है। 3.3 Some plants fibers. First, cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. क्या आपने कभी लैम्प के लिए बत्तियां बनाई हैं? तो आपको पता होगा, और इस जो कॉटन है वो उसका यूज़ आप रजाइयाँ, तकिया वगैरह बनाने में भी करते हैं। सोचिए आप। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज. What do you observe?
The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. छोटी छोटी कुछ रुई को लीजिए और आप उसको मतलब कि अलग करके देखिए। क्या आप अलग अलग करती है तो कैसे दिखाई देती है? आप जो देख सकते हैं वो स्ट्रैंड किसके बने हैं? जो पतले पतले हैं वो ऑफ कोर्स कॉटन फाइबर के बने हैं। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? इट इज grow in the field. Cotton plants are usually grow in the places of having black soil and warm climates. Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seed covered with the cotton fibers can be seen. Have you ever seen cotton field that is ready for picking? It looks like field covered with snow. कपास है वो कैसे होती है और वो कहाँ पे उगाया जाता है? आपको पता होगा कि उसके लिए कैसी सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, वहाँ पे उसे उगाया जाता है। अब कॉटन बॉल्स कैसे देखते हैं? आपने लेमन देखा है, उसके ही साइज के वो बॉल्स होते हैं और वो मैच्योर होने के बाद वो फूल जाते हैं और उसमें आपने एक बीज कपास का होता है वो भी देखा होगा। आपने क्या खेत देखा है कपास का? आप देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं वैसे ही जैसे कि स्नो गिरा हुआ है ऐसे हमको दिखाई देगा। और जो मैच्योर कॉटन बॉल्स है उसे हम ले लेंगे हमारे यूज के लिए। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। इट्स लुक लाइक फील्ड कवर विथ स्नो. From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from seed by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand, like figure 3.7. These days, machines are also used for ginning. आपको पता होना चाहिए कि ये कॉटन है वो यूजुअली हैंड से बनता है, पिक बाय हैंड से, और उसके छोटे छोटे फाइबर से उसमें जो सीड होते हैं वो निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। और आजकल तो मशीन्स भी इस तरह से यूज़फुल होती है गिनिंग के प्रोसेस के लिए। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। देन जूट। जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ jute plant. It is cultivated during rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plants normally harvested when it is at flowering stage. The stem of the harvest plants are immersed in water for a few days. The stem, root and fibers are separated by hand. जूट प्लांट के बारे में आपने सुना होगा। वो कैसे, वो इंडिया में भारत है अपना देश, उसमें उसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है और वेस्ट बंगाल है, बिहार और आसाम में वो कॉमन है। और ये जूट का प्लांट आप देख सकते हैं 3.8 में। ओके, इस फिगर में आप देख सकते हैं इस तरह का प्लांट है और नॉर्मली फ्लावरिंग स्टेज उसका होता है तब उसको काट लेते हैं। देन उसको थोड़े दिन के लिए पानी में भिगो के रखते हैं जैसे कि उसको फाइबर्स है वो अलग अलग थोड़े हो जाए और बाद में हाथ से उसे अलग अलग कर देते हैं। टू मेक फैब्रिक्स, all these fibers are first converted into yarns. How is done? फैब्रिक बनाने से पहले सभी फैब्रिक को यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो किस तरह से बनता है वो हम आगे जानेंगे। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं 3.9 मेकिंग यार्न्स फ्रॉम कॉटन। ओके, और हम ये यार्न्स कैसे बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।